हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, जो भी स्टूडेंट आईआईटी जैम फिजिक्स 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए ये वीडियो होने वाली है और बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। कंप्लीट डिस्कशन करूंगा आईआईटी जैम फिजिक्स के बारे में। ठीक है, एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यदि सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेल्फ प्रिपरेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेल्फ प्रिपरेशन के दौरान हमें कौन सा मटेरियल यूज करना है, क्या रेफरेंस बुक यूज करनी है, क्या कोचिंग नोट्स यूज करने हैं, उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। यदि रेफरेंस बुक हमें यूज करनी है तो कौन कौन सी रेफरेंस बुक यूज करनी है उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। और प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करना है, प्रिपरेशन के दौरान कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट डिस्कशन होगा जो भी आईआईटी जैम फिजिक्स 2023 के लिए, जो भी स्टूडेंट 2023 के लिए जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ और बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। ठीक है, प्रिपरेशन को मतलब जो अभी टाइम बचा हुआ है, जुलाई चल रहा है, 10 जुलाई से जब भी एग्जाम होगा, फेब में किस डेट को एग्जाम होता है वो अनाउंस हो जाएगा। तो उस डेट तक हमें अपना सिलेबस जो है उसको कैसे कंप्लीट करें, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, और प्रिपरेशन के दौरान किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्या थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करें, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करें, वो सारी बातें यहाँ पे डिस्कस होगी, कंप्लीट एनालिसिस होगा। सबसे पहले बात करते हैं, यदि तो आप लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो सबसे पहले हमें एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न के बेसिस पे ही कोई भी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। तो सभी को पता होगा 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। 100 मार्क्स में 3 पोर्शन होते हैं आईआईटी जैम फिजिक्स में। 3 पोर्शन कौन कौन से? एक एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं और एनएटी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें तुम्हारे 10+20 30 क्वेश्चन होंगे। एमसीक्यू मतलब जिसमें एक आंसर करेक्ट होगा। 10+20 30 क्वेश्चन होंगे। जो 10 क्वेश्चन होंगे वो हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, और जो 20 क्वेश्चन होंगे हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, तो टोटल 50 मार्क्स होंगे। और यही सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। और यहाँ पे थोड़े से जो क्वेश्चन बनते हैं वो कॉन्सेप्चुअल बनते हैं, लेकिन ये स्कोरिंग, ये हमें स्कोर दिलाता है, ये हमारा सिलेक्शन करवाता है। ये जो पार्ट है एमसीक्यू टाइप, यदि तुमने अच्छे से पढ़ा है तो एमसीक्यू बहुत नंबर दिलाता है। बात करते हैं एमएसक्यू टाइप की, तो जो सेकंड पोर्शन होता है एमएसक्यू टाइप, एमएसक्यू टाइप में 10 क्वेश्चन होते हैं। एमएसक्यू का मतलब है मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन। इसमें एक आंसर भी सही हो सकता है, एक से ज़्यादा आंसर भी सही हो सकते हैं। तो तुम्हें देखना है भाई कौन कौन से आंसर यहाँ पे सही है, उनको सभी को टिक करना है, तभी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एमसीक्यू टाइप में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन एमएसक्यू टाइप में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये 20 मार्क्स का होता है कंप्लीट तुम्हारा। ठीक है, उसके बाद में जो थर्ड पोर्शन है दैट इज एनएटी टाइप, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जहां तुम्हें कुछ फिल करना होगा। 0.7 कुछ डेसिमल वैल्यूज तुम्हें फिल करनी होगी उसमें। इसमें भी टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं। 10+10 10 क्वेश्चन एक एक मार्क्स के होते हैं, और जो जो अलग 10 क्वेश्चन है, दूसरे 10 क्वेश्चन है, वो 2-2 मार्क्स के होते हैं। तो ये टोटल 30 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चांसेस एमएसक्यू टाइप और एनएटी टाइप में फिर भी आंसर काफ़ी आ जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा स्कोर अच्छा किया जा सकता है, लेकिन एमएसक्यू टाइप में स्कोर तभी किया जा सकता है जब तुमने थ्योरी पोर्शन भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, तुम्हें कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है। ठीक है, तुम्हें ओवरऑल नॉलेज है किसी भी टॉपिक की, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो जो 4 स्टेटमेंट होते हैं, जरूर नहीं है हमेशा जो स्टेटमेंट होंगे वो थियोरेटिकल स्टेटमेंट ही होंगे, कुछ कैलकुलेशन वाइज भी पूछ लिया जाता है। बट ओवरऑल तुम्हें नॉलेज, सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तब तुम एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर पाते हो। एमएसक्यू टाइप और एनएटी टाइप में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जो एनएटी टाइप के क्वेश्चन हैं वो 30 मार्क्स कंटेन करते हैं, इसमें आंसर आ जाते हैं। ऐसे बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर नहीं आ पाते, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के आंसर है वो इजीली निकल के आ जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन उस हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं ताकि जो तुम्हारा आंसर है वो पॉइंट्स में इजीली आ सके, तुम्हें बहुत ज़्यादा भी कैलकुलेशन की जरूरत ना पड़े। और ऑब्वियसली तुम्हें वर्चुअल कैलकुलेटर भी यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग होता है वो एमसीक्यू टाइप ही होता है, और इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। और फिजिक्स के किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मान के चलो भी 50% हमें स्कोर करना है।
50% का अपना टारगेट रखो कि 50% तो आने ही चाहिए। ठीक है, 50% से हमेशा जो कट ऑफ है वो 50% पे तुम्हें एक अच्छी आईआईटी मिल जाएगी, बहुत अच्छी आईआईटी मिल जाएगी। बाकी देखो यार, ये जो कट ऑफ है वो वेरी करती रहती है हर साल। ये एग्जाम एग्जाम कितना डिफिकल्ट है उस पे भी वो डिपेंड करता है। ठीक है, यदि एग्जाम इजी आता तो कई बार कट ऑफ बहुत ऊपर चली जाती है, एग्जाम डिफिकल्ट आता तो कट ऑफ नीचे चली जाती है। तो वो एग्जैक्टली प्रडिक्शन करना मुश्किल है भाई कि इस रेंज में कट ऑफ होती है, लेकिन ये मान के चलो 50% इनफ स्कोर होता है फिजिक्स के एग्जाम में। चाहे आईआईटी जैम की बात करो, जस्ट में तो इवन और भी कम होता है, टेफर की बात करो, नेट जेआरएफ की बात करो, नेट जेआरएफ में 50% में तो तुम मतलब टॉपर होते हो जेआरएफ के, यदि 50% तुम स्कोर कर लेते हो। और कोई भी फिजिक्स का एग्जाम हो, 50% मोर देन इनफ है। तो टारगेट हमेशा यही रखो भाई 50% हमें स्कोर करना है। दिस इज ऑल अबाउट द एग्जाम पैटर्न। आई होप ये सभी को पहले भी पता होगा, यदि नहीं पता है तो अभी पता लग गया होगा एग्जाम पैटर्न के बारे में। इसके बाद में बात करते हैं अपने प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बारे में। प्रीवियस ईयर में जो हमारे पास में देखो, आईआईटी जैम फिजिक्स में हमारे पास में 7 सब्जेक्ट है। सबसे पहला है मॉडर्न फिजिक्स, उसके बाद में एसएसपी प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स प्लस काइनेटिक थ्योरी प्लस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, ईएमटी, ऑसिलेशन, वेव एंड ऑप्टिक्स एंड मैकेनिक्स। तो कितना पोर्शन आता है, मैंने एक टेबल बनाई, यहाँ पे एक चार्ट बनाया है किसमें से कितना पोर्शन आता है। यदि मॉडर्न फिजिक्स की बात करें, हम देख सकते हैं यहाँ पे अराउंड 14 मार्क्स का, 12 से 15 मार्क्स का यहाँ पे पूछा जाता है। एसएसपी प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो लगभग 15 मार्क्स का यहाँ पे पूछा जाता है। थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी प्लस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात करें तो 12 मार्क्स का अराउंड पूछा जाता है। एमपी की बात करें 12 मार्क्स का पूछा जाता है। ईएमटी की बात करें तो 18 से 20 मार्क्स का ईएमटी में पूछा जाता है। ऑसिलेशन, वेव एंड ऑप्टिक्स की बात करें तो लगभग 13 मार्क्स का पूछा जाता है। और मैकेनिक्स की बात करें तो लगभग 19 मार्क्स का यहाँ पे पूछा जाता है। तो ईएमटी और जो मैकेनिक्स है उसमें से देखो, ईएमटी और मैकेनिक्स में टोटल 40 मार्क्स का यहाँ पे कंप्लीट कवर होता है। और बाकी जो सब्जेक्ट है, मॉडर्न फिजिक्स, एसएसपी इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्मोकाइनेटिक, एमपी और ऑसिलेशन, वेव एंड ऑप्टिक्स, जो 5 सब्जेक्ट है, इन 5 सब्जेक्ट में से 60 मार्क्स का आता है और जो 2 सब्जेक्ट है इनमें से 40 मार्क्स का आता है। तो ये 2 सब्जेक्ट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और इनमें से ईएमटी यदि तुम अच्छे से तैयार करते हो तो ईएमटी में मार्क्स लेना बहुत ज़्यादा इजी है। यदि तुम्हें अच्छे से किसी अच्छे तरीके से तुम पढ़ लो ईएमटी को, किसी अच्छे टीचर से पढ़ लो जो तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट ईएमटी के क्लियर कर दे, तो ईएमटी बहुत इजी है। ईएमटी में मार्क्स लेना मतलब, ईएमटी में जो मार्क्स होते हैं वो फिक्स मार्क्स होते हैं यदि तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तुमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। लेकिन मैकेनिक्स में कई बार थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, कितना ही अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है वो, कुछ किसी भी टाइप का कुछ भी बना सकता है मैकेनिक्स में। ठीक है, इस वजह से ईएमटी और मैकेनिक्स ये तो हम छोड़ ही नहीं सकते, ये तो हमें डेफिनेटली करना ही पड़ेगा। बाकी देखो जो सिलेबस है वो आगे मैं डिस्कस करूंगा भाई सिलेबस कितना कवर करना होता है। लेकिन ये जो 5 सब्जेक्ट है ये इजी सब्जेक्ट है। जैसे मॉडर्न फिजिक्स हुआ, मॉडर्न फिजिक्स बहुत इजी है, इसमें जो स्कोर है ये फ्री के मार्क्स है। मॉडर्न फिजिक्स को ये समझ लो कि मॉडर्न फिजिक्स को तुमने 20 दिन अच्छे से दे दिए तो ये फ्री के मार्क्स है। एसएसपी इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के जो क्वेश्चन है सर्किट वाले थोड़े से टफ बन जाते हैं कई बार, बट ये भी इजी है कंपेयर टू ईएमटी एंड मैकेनिक्स। थर्मोकाइनेटिक और स्टैटिस्टिकल सबसे छोटा पेपर है, सबसे इजी है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। एमपी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, गिने चुने टॉपिक है, नाम के टॉपिक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एमपी नहीं है। जो नेट लेवल पे एमपी होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, ये तुम्हारी 11th-12th वाली प्लस कुछ बीएससी वाली एमपी है। बहुत कम सिलेबस है एमपी का, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं। ईएमटी ऑब्वियसली बहुत कुछ है ईएमटी में, और ईएमटी की जो स्कोरिंग, ईएमटी में जो लगभग हम कह सकते हैं 20% वेटेज होता है, तो ईएमटी अच्छे से कर लो। ठीक है, ईएमटी को बिल्कुल भी तुम्हें यहाँ पे स्किप नहीं कर सकते, ईएमटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये तुम्हारा सिलेक्शन करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा यदि तुमने इसको अच्छे से टाइम दे दिया, अच्छे से समझ लिया, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। और ईएमटी आगे भी काम आएगी जब तुम जेस्ट का एग्जाम दोगे, नेट का एग्जाम दोगे। नेट में भी ईएमटी एक मेजर रोल रखता है अपना, तो ईएमटी तो बहुत अच्छे से तुम्हें करनी ही करनी है। ईएमटी बेस है फिजिक्स का, ये तो तुम्हें एक मेजर पोर्शन है फिजिक्स का ईएमटी, तो इसके बिना तो काम नहीं चल सकता। ठीक है, हाँ मैकेनिक्स नहीं करोगे तो आगे नेट में काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो पता ही होना चाहिए ना मैकेनिक, क्योंकि नेट में जो मैकेनिक्स आती है वो एमएससी वाली मैकेनिक्स आती है, लैग्रांजियन, हैमिल्टोनियन, स्मॉल ऑसिलेशन वो वाली। लेकिन ईएमटी तो ये कंप्लीट आती है जो तुम्हारी आईआईटी जैम में। और मैकेनिक्स को भी उतना ही टाइम दो जितना
ईएमटी को टाइम दे रहे हो। लेकिन ये हो सकता है बीच बीच में कुछ टॉपिक स्किप कर सकते हो, वो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, जिनमें से वो जब तुम तैयारी करोगे तुम्हें ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में भी अपने डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो 4-5 सब्जेक्ट है जो इजी वाले हैं, इनको तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना, और इनमें से कुछ टॉपिक है वो स्किप कर सकते हो। लेकिन ये है भाई 100% सिलेबस तो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। 100% सिलेबस ना कंप्लीट होता है, ना कंप्लीट किया है किसी ने, कभी भी नहीं होता 100% कंप्लीट। और 100% सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे कभी भी जाओगे तो हमेशा नुकसान ही होगा तुम्हारा, कभी भी कवर नहीं होगा। तो 85 से 90% सिलेबस है वो कवर करने की सोचो भाई। 85 से 90% सिलेबस कवर हो गया तो 50% हमें स्कोर करना है एग्जाम में, तो इजीली स्कोर किया जा सकता है यदि तुमने 85 से 90% सिलेबस अच्छे से कवर किया है तो। दिस इज ऑल अबाउट द प्रीवियस ईयर एनालिसिस। आई थिंक तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लगा होगा भाई कौन सा सब्जेक्ट है वो कितने पोर्शन का, और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ठीक है। वो भी मैं आगे बताऊंगा भाई कितना कौन सा सब्जेक्ट है वो कितने टाइम में तुम्हें कवर करना है। सिलेबस की बात करें, ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। अभी 2023 वाला नहीं आया, 2022 वाला सिलेबस सेम ही रहता है, चेंज नहीं होता है। मैथमेटिकल जो फिजिक्स है उसका ये सिलेबस ये देख लेना, वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस में फिर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके बाद में मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा, मैट्रिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, बस ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक फोरियर सीरीज से भी एक डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है, एक जैकोबियन से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैकोबियन, फोरियर सीरीज, वेक्टर कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन और मैट्रिक्स, ठीक है। ये 4-5 गिने चुने टॉपिक, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। यदि मैथमेटिकल फिजिक्स की बात करोगे तो लगभग 15 से 20 दिन में तुम पूरी मैथमेटिकल फिजिक्स कर दोगे विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, इतना ही टाइम देना पड़ता है। मैकेनिक्स थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, मैकेनिक्स में 11-12 का पूरा आ जाता है, जो भी हम 11-12 में पढ़ते आ रहे हैं मैकेनिक्स के बारे में। वेलोसिटी और ये जो न्यूटन्स लॉ के बारे में अपने डिस्कस करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में, सेंट्रल फोर्स के बारे में, केपलर्स लॉ, ग्रेविटेशनल फील्ड, सेंटर ऑफ मास, और उसके बाद में कोलिजन आ जाता है हमारे पास में, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स आ जाता है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये सारे टॉपिक करने पड़ेंगे। इसके बाद में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ ये जो काइनेमेटिक्स ऑफ मूविंग फ्लूइड, ये फ्लूइड वाला टॉपिक भी आ जाता है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। तो ये कंप्लीट पोर्शन है, इसमें लगभग हम कह सकते हैं कि 35 से 40 दिन इसमें लगभग निकल जाते हैं मैकेनिक्स को, यदि तुम अच्छे से तैयार करते हो, ठीक है। और इसमें भी ये नहीं है भाई हम भी फिजूल के क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमें करना है। कि फिजूल के सारे क्वेश्चन तुम एक एक क्वेश्चन कर, न्यूटन्स लॉ के एक एक क्वेश्चन करने बैठ जाओगे तो कभी भी मैकेनिक्स 4 महीने में भी खत्म नहीं होगी। तो उस हिसाब से हमें तैयारी करनी होती है भाई कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो एमपी बहुत छोटा है, मैकेनिक्स थोड़ा बड़ा है, और मैकेनिक्स में ऑब्वियसली वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। ओसिलेशन वेव एंड ऑप्टिक्स की बात करें, सबसे इजी है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें यदि हम सबसे पहले वेव्स की बात करें तो इसमें हमारे पास में ओसिलेशन की बात करें एसएचएम आ जाता है इसमें। उसके बाद में लिसाजेस फिगर, सुपरपोजिशन ऑफ 2 एंड मोर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, या लिसाजेस फिगर भी कह देते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद में यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी और फेरमेट प्रिंसिपल। इसके बाद में यहाँ पे ये डिफ्रैक्शन जो है हमारे पास में, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोन ऑफ डिफ्रैक्शन, रेले क्राइटेरिया, रिजोल्विंग पावर ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, पोलराइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फ्रोन ऑफ डिफ्रैक्शन से लेके ये नीचे वाला पोर्शन, और उसके बाद में यहाँ पे जो लिसाजेस फिगर वाला, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी, ये वाला टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी लेंस वेंस में भी एक आधा क्वेश्चन बनता है, जो लेंस है हमारे पास में उसमें इमेज कैसे बनेगी। देखो सिलेबस यदि कर रहे हो, बस मैंने पहले ही कह दिया, सिलेबस यदि कवर कर रहे हो तो 85 से 90% सिलेबस कवर करना ही पड़ेगा, तभी 50% स्कोर कर पाओगे। यदि तुम सिलेबस ही 60% कवर कर रहे हो तो उसमें 50% कैसे स्कोर कर पाओगे। तो 85 से 90% सिलेबस है, तुम्हें कवर करना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये सिलेबस के बारे में है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कंप्लीट इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट सिलेबस कवर करो इसका। काइनेटिक थ्योरी में भी कंप्लीट सिलेबस कवर करो। कुछ एक दो गिने चुने टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको छोड़ सकते हो, बाकी कंप्लीट सिलेबस कवर करो, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में कंप्लीट सिलेबस कवर करना है, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत कम टाइम में सिलेबस ये कवर हो जाता है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बात करें और एसएसपी की, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एसएसपी की बात करें, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, सिंपल एक यूनिट है सॉलिड स्टेट फिजिक्स की, और ये बेसिक है।
सॉलिड स्टेट फिजिक्स का इतना ही कवर करना, और एक दिन का काम है, एक दिन में ये कवर किया जा सकता है। ठीक है, और बाकी और अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसमें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो सिंपल क्लिपर क्लैम्पर हो गए, जीनर डायोड हो गया, बीजेटी हो गया। बीजेटी में जो हमारे पास में इसकी जो बाइसिंग होगी, बीजेटी वोल्टेज डिवाइडर बाइस और एमीटर बाइस मेथड, ये सारी बाइसिंग हमें इसके क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में ओपैम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओपैम से डायरेक्टली हमें यहाँ पे हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है और बहुत इजी टॉपिक है, एक दिन में कंप्लीट ओपैम हो जाता है। उसके बाद में यदि बात करें अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो उसमें गेट के बारे में थोड़ा बहुत पूछा जाता है, थोड़ा बहुत डी मॉर्विस थ्योरम के बारे में पूछा जाता है। बाकी तुम्हारे डिजिटल में बहुत ज़्यादा नहीं है। डिजिटल में गेट के बारे में है, ट्रूथ टेबल और डी मॉर्विस थ्योरम के बारे में थोड़े से जो रूल है डी मॉर्विस थ्योरम के, तो डिजिटल में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन यदि तुम नेट लेवल पे जाओगे तो वहाँ पे डिजिटल में काफ़ी कुछ तुम्हें देखने को मिलता है, लेकिन IIT जैम में बस डिजिटल में इतना ही पूछा जाता है। तो ये है हमारे पास में। तो सिलेबस लगभग ये मान के चलो 85 से 90% सिलेबस कंप्लीट करना है, और ये बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। 6 महीने में नेट का सिलेबस कवर कर देते हैं हम। ठीक है, IIT जैम का सिलेबस तो नेट से आधा सिलेबस है, ये मान के चलो। 6 महीने वही सेम टाइम इसको दे रहे हैं, तो नेट की जो क्लासेस होती है वो 4 घंटे की क्लासेस होती है डेली की, 4 घंटे की क्लासेस। इसका मतलब जो स्टूडेंट होते हैं उनको 6 घंटे, 6 से 7 घंटे देने होते हैं। और IIT जैम का सिलेबस तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल कम सिलेबस है। यदि मैं ढंग से रोज के 5 घंटे करवाने लगूँ तो IIT जैम का सिलेबस 2.5-3 महीने में IIT जैम सिलेबस खत्म हो जाए, डेली के यदि 5 घंटे लगातार मैंने दे दिए। लेकिन जो क्लासेस होती है IIT जैम की वो 2.5 से 3 घंटे की होती है, 2.5 घंटे मैक्सिमम, 2.5 से 3 घंटे मैक्सिमम क्लासेस होती है। तो आराम से 6 महीने तो बहुत ज़्यादा होते हैं IIT जैम फिजिक्स का सिलेबस कवर करने के लिए। 3 बार रिवीजन भी हो जाता है। ठीक है, साथ साथ में यदि रिवीजन भी फॉलो करो तो इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है IIT जैम का। अब अपने बात करते हैं प्रिपरेशन कैसे करें, क्या हमें कोचिंग लेनी चाहिए, सेल्फ प्रिपरेशन करनी चाहिए। यदि देखो, यदि तुमने MSc तुम्हारा लास्ट ईयर, यदि तुम MSc BSc यदि सेकेंड ईयर से प्रिपेयर कर रहे हो तो सेल्फ प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, क्योंकि BSc में इतना ज़्यादा टाइम नहीं जाता है। ठीक है, और सेल्फ प्रिपरेशन के लिए जो मैं इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बात करता हूँ, सेल्फ प्रिपरेशन में किन किन बातों का ध्यान रखना है। यदि BSc लास्ट ईयर में और तुम्हारे पास में 6 मंथ ही है तो जरूर कोचिंग, यदि तुम अब स्टार्ट कर रहे हो तो कोचिंग ले लेनी चाहिए। यदि तुम प्रिपेयर ही कर रहे हो तो कोचिंग ले लेनी चाहिए, क्योंकि एक तुम्हें डायरेक्ट गाइडेंस मिल जाती है वहाँ से, भाई हमें कितना करना है, कितना नहीं करना, किस पोर्शन पे कितना टाइम देना है। ठीक है, वो मतलब उससे थोड़ा जल्दी हो जाता है काम। लेकिन यदि तुम्हारे पास में बहुत इनफ टाइम है, लेकिन मैं तो ये देखो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा भाई तुम IIT जैम फिजिक्स के लिए ड्रॉप लो। IIT से MSc करने के लिए 1 साल का ड्रॉप लेके फिर तुम IIT में जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, कुछ भी नहीं हो। IIT में से MSc करने के बाद में क्या हो जाएगा। ठीक है, हालत तो वही रहने वाली है, उसी टाइप को, मतलब नॉर्मल MSc कर लो, IIT से MSc कर लो, कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क होता है यदि तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है। लेकिन तुम्हारे अंदर यदि कैपेबिलिटी है तो वो फ़र्क भी, वो डिफ्रेंशिएशन भी वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, वो डिफरेंस भी वहाँ पे नहीं रहता यदि तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी। एक IIT से MSc एक सिंपल MSc है, लेकिन उसके अंदर वो कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि उसने IIT से MSc की है, लेकिन उसने किस टाइप से MSc की है। ठीक है, क्या उसने वहाँ पे जो चीज़ें जो उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, क्या उसने उसको यूज़ किया या नहीं किया। यदि नहीं किया उन अपॉर्चुनिटीज़ को, तो वो और तुम दोनों सेम ही लेवल पे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कहीं से भी MSc करो। तो मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि ड्रॉप लो। तो यदि तुम BSc के साथ में कर रहे हो, BSc थर्ड ईयर में हो, तो कोचिंग कर लेनी चाहिए और साथ साथ में तुम्हारी तैयारी हो जाएगी। सेल्फ प्रिपेयर, यदि सेकंड ईयर में हो तो सेल्फ प्रिपरेशन करनी चाहिए। सेल्फ प्रिपरेशन यदि तुमने देखो IIT जी वगैरह की, यदि तुमने कोचिंग पहले की हुई है, IIT जी के लिए तुमने 1 साल ड्रॉप लिया हुआ है, तो तुम्हें तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कोचिंग लेने की, क्योंकि 40-50% सिलेबस तो IIT जी का ही होता है। ठीक है, और यदि तुमने वहाँ पर मेहनत की, यदि तुमने वहाँ मेहनत नहीं की, फिर अलग बात है यदि तुमने अच्छे से मेहनत की है और तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वहाँ पे अच्छे से किया, लेकिन यहाँ पे तो हमें फिजिक्स ही पढ़नी है। तो इतना तुमने कर रखा है कि तुम 3-4 महीने थोड़ा सा और एफर्ट लगा के, जो सब्जेक्ट तुमने नहीं पढ़े उस पर थोड़ा सा एफर्ट लगा के आराम से खुद प्रिपेयर कर सकते हो। सेल्फ प्रिपरेशन की तरफ वहाँ पे जाना चाहिए। ठीक है, देखो यदि सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो सेल्फ प्रिपरेशन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मैं ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि बुक्स की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव मत रखना अपना, कि हर एक टॉपिक को जो भी सिलेबस में मेंशन है
उसको तुम हर एक टॉपिक को बुक से पढ़ के उसके नोट्स बना रहे हो, वो कंप्लीट टाइम वेस्ट है, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, वो मत करना कभी भी। क्या करना है तुम्हें, नोट्स जुगाड़ करने हैं अपने, कहीं से भी अपने नोट्स जुगाड़ कर लो। ठीक है, जो भी कोचिंग मॉड्यूल होते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप पे तुम्हें बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, तुम सर्च करना है, तुम्हें 2 दिन सर्च करना है, 3 दिन सर्च करना है, थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। ऐसे नहीं है भी हर चीज़ तुम्हें कोई दे देगा, ऐसा नहीं होगा। यदि तुम्हें करना है, खुद सेल्फ प्रिपरेशन करनी है, तो नोट्स का जुगाड़ कर लो। ठीक है, और ऐसे भी नहीं है सिर्फ नोट्स का जुगाड़ कर लिया तो उससे, नोट्स तो बहुत सारे पड़े हैं, नोट्स का जुगाड़ करने से कोई सिलेक्शन थोड़ी हो जाएगा। नोट्स का जुगाड़ करने के बाद में एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मुझे कितना प्रिपेयर करना है, किस हिसाब से प्रिपेयर करना है, कितने क्वेश्चन करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो यहाँ पे नोट्स का जुगाड़ होने के बाद में तुम्हें कंप्लीट एक अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी, भाई किस टाइप से मुझे चलना है, कैसे प्रिपेयर करना है। हाँ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, जहाँ कोचिंग में 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, वहाँ तुम्हें हो सकता है 5 से 6 घंटे लग जाएं अपनी मेहनत करने में। ठीक है, लेकिन उसका आउटपुट भी बहुत अच्छा आता है, ऐसी बात नहीं है, सेल्फ प्रिपरेशन से बहुत अच्छा आउटपुट निकल के आता है यदि तुम खुद प्रिपेयर करते हो। हाँ, यदि बहुत कम टाइम में तुम्हें कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, बहुत कम टाइम में तुम्हें बस एक सिंपल पाथ दे दिया जाए, इस पाथ पे चलना है और लास्ट तक तुम इजीली पहुंच जाओगे, तो कोचिंग ले सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें भी। कोई ये नहीं है भाई कोचिंग लेना गलत बात है, हमें कम टाइम में बहुत, हम उस चीज़ को इतना टाइम नहीं देना चाहते। मतलब आईआईटी जैम की कोचिंग को हम इतना, बहुत एमएससी एंट्रेंस को हम इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते, हमें लिमिटेड टाइम देना है, हमें लिमिटेड टाइम में बहुत कुछ अचीव करना है, तो ऑब्वियसली कोचिंग की तरफ जाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है भाई कोचिंग लेना ये है, सेल्फ प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सेल्फ प्रिपरेशन में किन बातों का ध्यान रखना है वो तुम्हें मैंने बता दिया यहाँ पे। नोट्स, अपने जो बुक्स है उनकी तरफ थोड़ा सा कम झुकाव रखो, अपने नोट्स अरेंज कर लो, उसके बाद में जो भी नोट्स होंगे उनमें टॉपिक वाइज तुम पढ़ोगे। तो पढ़ना कैसे है, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे, अब ऐसे तो है नहीं भाई तुम्हें सब कुछ आता है, बीएसए में तुमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। अब जो भी टॉपिक वाइज तुम अपने कंटेंट देखो, बहुत यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे कंटेंट पढ़े हैं, यूट्यूब चैनल मेरे चैनल पे भी काफ़ी ज़्यादा कंटेंट पड़ा है आईआईटी जैम से रिलेटेड, और भी बहुत सारे चैनल है जिन पे आईआईटी जैम से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कंटेंट पड़ा है। तुम अपना देखो भाई किस चैनल से कौन सा सब्जेक्ट मुझे कवर करना है, वो तुम्हें खुद सर्च करना पड़ेगा, कोई बताएगा नहीं भाई तुम्हें किस चैनल से कितना टॉपिक। अब हो सकता है वहाँ पे जो कंटेंट होगा, किसी चैनल पे तो बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, किसी चैनल पे तुम्हें कंटेंट जो मिलेगा वो आधा अधूरा मिलेगा। वीडियो लेक्चर तुमने देख लिया और उसके बाद में तुम्हें पता लग रहा है भाई इसमें तो कंप्लीट ही नहीं किया गया, वो सारी चीज़ें वो तुम्हारे ऊपर है। फिर थोड़ी सी मुश्किलें आएगी सेल्फ प्रिपरेशन में, लेकिन यदि करोगे तो हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं। कोचिंग लोगे तो सिंपल, तुम्हें देख लो भाई किसकी कोचिंग लेनी चाहिए, कहाँ से कोचिंग लेनी चाहिए। जरूरी नहीं मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि आईआईटी जैम से मेरे से ही कोचिंग लो, जहाँ तुम्हारा मन करता है, जहाँ से तुम्हें लगता है यहाँ पे इन सर का मुझे अच्छे से समझ में आता है और यहाँ से मैं कंप्लीट अपनी कोचिंग लूँगा तो मैं आईआईटी जैम फिजिक्स का एग्ज़ाम है क्वालिफाई कर सकता हूँ, तो वहाँ से डेफिनेटली तुम्हें यदि कोचिंग लेना चाहते हो कोचिंग भी ले सकते हो। यदि सेकेंड ईयर में हो तो सेल्फ प्रिपरेशन की तरफ भी जा सकते हो, यदि खुद कर सकते हो तो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यदि फिर भी यदि बुक की बात करें भाई, रेफरेंस बुक क्या क्या होनी चाहिए। कोई टॉपिक तुम्हें देखने ही पड़ जाए बुक से, ठीक, कुछ टॉपिक तो बुक से भी करने पड़ेंगे, सारे टॉपिक की भी वीडियो नहीं मिलती है। तो सबसे पहले बात करें मैथमेटिकल फिजिक्स की। मैथमेटिकल फिजिक्स की जो सबसे अच्छी बुक है आईआईटी जैम फिजिक्स के लिए, वो है एच के दास। इसके बाहर कुछ भी नहीं जाना, एच के दास में बहुत सारे क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स में एच सी वर्मा सबसे ऊपर है। उसके बाद में यदि कुछ बीएससी के टॉपिक होंगे जो एच सी वर्मा में नहीं मिलेंगे, तो डीएस माथुर फॉलो कर सकते हो, डीएस माथुर बहुत अच्छी बुक है यहाँ पे। ठीक है, एच सी वर्मा और डीएस माथुर। ऑसिलेशन वेव एंड ऑप्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे एन के बजाज वेव एंड ऑप्टिक्स, वेव के लिए वेव और ऑसिलेशन और ऑप्टिक्स के लिए तुम्हारे पास में हो जाएगी अजय घटक। ये दो बुक है, एस चांद की दोनों बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है और ये फॉलो कर सकते हो, इंडियन राइटर की बुक है ऑसिलेशन वेव एंड ऑप्टिक्स के लिए। एन के बजाज और ये अजय घटक है, ये अच्छी बुक है, इनकी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की बात करें तो एच सी वर्मा 11वीं 12वीं की उससे भी कर सकते हो, वहाँ पे थोड़ा बेसिक अच्छा है। उसके अलावा डीजे ग्रिफिथ में बहुत ज़्यादा, यदि तुमने कभी नहीं पढ़ी तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड की बुक यही है डीजे ग्रिफिथ। ठीक, क्योंकि आगे ये नेट वगैरह में भी काम आएगी। बाकी एस चांद की भी, गुप्ता कुमार वगैरह और बहुत बुक आती है। साइकिल चोपड़ा साइकिल एक बुक आती है, उसमें थोड़ा इजी लैंग्वेज में मिल जाएगा तुम्हें। साइकिल चोपड़ा साइकिल आईआईटी जैम जितना आराम से साइकिल चोपड़ा साइकिल में इजी लैंग्वेज में, ताकि तुम आराम से उसको कर सको, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी है। डीजे ग्रिफिथ है जो, वो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड की है, तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उस बुक को पढ़ने में।
तो मैं तो यही कहूँगा कि डीजे ग्रिफिथ को अवॉइड करें, हो सके तो नोट्स फॉलो करें, हो सके तो वीडियो लेक्चर फॉलो करें। और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का तो मैंने लगभग 85% यूट्यूब पे डाल रखा है कंप्लीट, ठीक है, जो ईएमटी का पोर्शन है, तो वो भी तुम फॉलो कर सकते हो। बाकी पीवाई क्यूब वगैरह प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। काइनेटिक थ्योरी थर्मोडायनेमिक्स एक ही बुक है, गर्ग बंसलैन घोष, यही सबसे बेस्ट बुक है, इसी को ही फॉलो करें। मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले डीजे ग्रिफिथ, इंट्रोडक्शन बाय क्वांटम मैकेनिक्स, दैट इज डीजे ग्रिफिथ। इसके बाद में बाइजर और कुछ टॉपिक जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स हुआ, एटॉमिक फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में कुछ टॉपिक होंगे जैसे बोर मॉडल, और तुम्हारे पास में न्यूक्लियर फिजिक्स के कुछ टॉपिक होंगे, वो बाइजर से कर सकते हो। बाइजर भी बहुत अच्छी बुक है। उसके अलावा न्यूक्लियर फिजिक्स है वो एस एन घोषाल से फॉलो कर सकते हो, एक कुछ थोड़ा बहुत न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक होगा। बाकी जो रिलेटिविटी है वो भी तुम बाइजर से कर सकते हो। बाकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह, क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे। डीजे ग्रिफिथ में बहुत अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बाइजर और एस एन घोषाल में बहुत अच्छे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो वो तुम कोई भी जो क्वेश्चन के तुम्हारे पास में यदि कोई असाइनमेंट्स है तो उनको फॉलो कर सकते हो तुम क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। असाइनमेंट्स तुम्हें जो क्वेश्चंस के असाइनमेंट्स है वो जहाँ भी तुम कोचिंग ले रहे हो वहाँ से मिल जाएंगे, या जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनके असाइनमेंट्स तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन फिर वो है कि वो तुम्हें खुद सॉल्व करने पड़ेंगे, उसके जो भी असाइनमेंट्स होंगे उनके सॉल्यूशन यदि तुम्हें मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि सॉल्यूशन नहीं मिलते तो फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात करें सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की, पूरी एंड बब्बर सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वीके मेहता, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, वीके मेहता। और एक डिजिटल के लिए आनंद कुमार, ये डिजिटल की है आनंद कुमार, वीके मेहता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है। ये रेफरेंस बुक है, इन बुक्स को तुम फॉलो कर सकते हो। बट मैं तो यही कहूँगा यदि सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे कैसे भी प्रिपरेशन कर रहे हो, बुक पढ़ने का एक अलग टाइम होता है, जब बीएससी में होते हैं हम बुक्स पढ़ रहे होते हैं, लेकिन कोचिंग के लिए एक अलग स्ट्रेटजी हमेशा होती है। सब कुछ बुक से नहीं किया जा सकता, बुक के चक्कर में नहीं। इतनी बुक्स तुमने पूरी कंप्लीट बीएससी में ये सारी बुक्स पढ़ते हो, और 6 महीने में कैसे ये सारी बुक्स तुम दोबारा पढ़ सकते हो, एक एक टॉपिक नहीं पढ़ सकते ना। जो यदि टॉपिक के हिसाब से चलोगे तो अभी बुक से पढ़ना थोड़ा सा वो ज़्यादा टीडियस हो जाता है, क्योंकि फिर तुम सिलेबस भी देखो, बुक से तुम फॉलो करोगे तो तुम सिलेबस भी कवर कर लोगे, बट तुम्हारी जो मेन चीज़ है वो रह जाएगी, तुम्हारी रिवीजन नहीं होगी, तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगी, वो चीज़ कहीं ना कहीं लैग कर जाएगी, और वही इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। और यदि तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन नहीं हुई तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, कितने भी नोट्स बना लो, 90% सिलेबस कवर कर लो, जब तक रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है इसमें सिलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे सब्जेक्ट कवर करने हैं हमें। सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करो। थर्मोडायनेमिक्स एक इजी पेपर है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी से स्टार्ट करो। यदि तुम 10 जुलाई से भी स्टार्ट कर रहे हो, अपने अकॉर्डिंग देख लेना, 10 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हो तो लगभग 10 जुलाई से 30 जुलाई तक तुम थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी विद रिवीजन कर सकते हो, विद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत बड़ा पेपर नहीं है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी। मॉडर्न फिजिक्स करो 1 अगस्त से 20 अगस्त तक, 20 दिन देने हैं मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में क्वांटम है, क्वांटम के अलावा तुम्हारा इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स और रिलेटिविटी है। क्वांटम को 10 दिन लगेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स को 1 दिन लगेगा, रिलेटिविटी को 2 से 3 दिन लगेंगे, बाकी 7 दिन जो बचेंगे उनको रिवीजन को दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस को दो, ठीक है। ये मॉडर्न फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स बहुत छोटा पोर्शन है, कुछ भी नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन, मैट्रिक्स एक एक दिन के टॉपिक है, यदि 5-6 घंटे लगातार पढ़ लोगे तो एक एक दिन में आराम से किया जा सकता है बस। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन में टाइम लगता है, बाकी सिलेबस कवर करने में टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी। अब उसको दोबारा रिवाइज करना, उसको दोबारा प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन असाइनमेंट्स को सॉल्व करना, उसमें थोड़ा सा टाइम उसमें टाइम चाहिए, और वही यहाँ मैक्सिमम टाइम जाना चाहिए। जो भी ये टाइम मैंने अलोकेट किया है इसमें रिवीजन और प्रैक्टिस, इसमें ही सबसे ज़्यादा टाइम जाना चाहिए तुम्हारा। ये समझ लो कि 60% टाइम तुम्हारा इसमें जाना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में ऑब्वियसली बड़ा पेपर है, लगभग 1 महीना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में कवर करने में लग जाता है। बाकी 5 दिन एक्स्ट्रा भी लग जाते हैं, 5 से 6 दिन, जो भी तुम अपना रिवीजन करोगे ये सब करोगे तो लगभग 1 महीना समझ मान के चलो। इलेक्ट्रॉनिक्स एसएसपी में लगभग हम कह सकते हैं 20 दिन में, ये जो 5 पेपर है ना जिसमें से कम पोर्शन आता है, ये 20 दिन में आराम से एक एक पेपर 20 दिन में इजिली कवर किया जा सकता है, ठीक है। यदि पढ़ाना हो तो 15 दिन में भी, रोज की 3 घंटे क्लास हो तो 15 दिन में आराम से सिलेबस कवर कर दो, विद प्रैक्टिस, विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, विद असाइनमेंट सॉल्यूशन, सब कुछ आराम से हो जाता है। बहुत कम सिलेबस है, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है IIT एग्जाम का।
मैकेनिक्स थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसमें मैंने 1 महीना दिया है, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक तुम मैकेनिक्स कर सकते हो अपना। ठीक है, ये मैंने टाइम टेबल लिया 10 जुलाई से, और ये 15 जनवरी तक विद रिवीजन विद प्रैक्टिस कवर हो जाएगा तुम्हारा। इसमें रिवीजन भी साथ में ही है, प्रैक्टिस भी साथ में ही है, और लास्ट जो 15 से 20 दिन होंगे, 1 महीना होगा, यदि फैब में एग्जाम है तो भी 1 महीना होगा, उसमें तुम अपना टेस्ट सीरीज दो, उसमें अपने जो भी शॉर्ट नोट्स है उनको फॉलो करो, उनकी रिवीजन करो, वो सारी चीज़ें तुम्हें करनी है। 1 जनवरी से 15 जनवरी ऑसिलेशन वेव एंड ऑप्टिक्स, कुछ टॉपिक यहाँ पे स्किप कर सकते हो, लगभग 85 से 90% सिलेबस है वो तुम्हें कवर करना है। तो इस हिसाब से तुम चल सकते हो। और क्यों ऐसा बनाया मैंने, क्योंकि थर्मोकाइनेटिक आसान है, मॉडर्न आसान है, तुम्हें कॉन्फिडेंस मिल जाएगा ये दोनों पेपर कवर करके। मैथमेटिकल ईएमटी से पहले मैथमेटिकल करना जरूरी है, अदरवाइज ईएमटी समझ में नहीं आएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एसएसपी बिल्कुल ही अलग है, उसको अलग से टाइम दे सकते हो। मैकेनिक्स में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टफ भी है मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट, तुमने देखा ही होगा। यदि आईआईटी जी के लिए प्रिपरेशन की है तो तुम्हारे लिए एक प्लस पॉइंट है, यदि नहीं प्रिपरेशन की है तो बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ सकता है। आईआईटी जी वाले स्टूडेंट के लिए एक प्लस पॉइंट यहाँ पे ईएमटी मैकेनिक्स इन सभी में एक प्लस पॉइंट है। आईआईटी जी वाले स्टूडेंट लगभग सिलेबस कवर किया ही हुआ है यार, क्या है, एक मॉडर्न फिजिक्स नहीं किया हुआ, एसएसपी इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा सा पोर्शन नहीं है, ऑसिलेशन वेव ऑप्टिक्स का जो कुछ टॉपिक है वो जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो नहीं किए हुए। आईआईटी जी जिन्होंने प्रिपरेशन की उनके लिए तो कुछ भी नहीं है ये सिलेबस, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, आराम से क्वालिफाई हो सकता है। जिसने नहीं की उनको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद में जो यदि तुम प्रिपरेशन करोगे तो कौन कौन से जो पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है जो तुम्हें ध्यान में रखने हैं, कौन कौन से पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, कभी भी 100% सिलेबस लास्ट तक मैंने देखा है स्टूडेंट को कि लगे रहते हैं 100% सिलेबस कवर करना है, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, छोड़ दो जो नहीं हुआ। 80 से 90% सिलेबस कवर कर लिया, इनफ है, उसके बाद में छोड़ दो, उसके बाद में रिवीजन और प्रैक्टिस पे ही फोकस करो, कि कभी भी इस पे मत जाओ। और हमेशा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करो, कि कॉन्सेप्ट सीखो, कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो तो उसको ऐसे नहीं भाई देख के सॉल्यूशन देख के ट्राई कर लिया, उसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, क्या फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, ठीक है, कौन सा इंटीग्रेशन यूज़ हो रहा है, कौन सा कैलकुलेशन यूज़ हो रही है, मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होती है, तो सीखो उसको। हमेशा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस रहना चाहिए थ्रू आउट द जर्नी। ठीक है, 6 महीने की जो जर्नी है कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, और लिमिटेड स्टडी मटेरियल रखो। ऐसे नहीं भाई बहुत सारे लेक्चर तुमने अलग अलग ईएमटी के 4-5 लोगों के लेक्चर रख लिए, नोट्स में भी ईएमटी के या मॉडर्न फिजिक्स के तुमने अलग अलग कोचिंग के नोट्स इकट्ठे कर लिए, बुक इकट्ठी कर ली, तो इससे बिल्कुल भी तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ सिलेक्शन नहीं होगा। एक लिमिटेड स्टडी मटेरियल होना चाहिए, चाहे उसमें कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसमें मान लो टॉपिक मिस हो, 4-5 टॉपिक नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एग्जाम पे तुम्हारा ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन उसको ही तुम बार 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 पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, वही इफेक्टिव होगा। क्योंकि 100% याद नहीं रहता एग्जाम में, तुम जो भी रिवाइज करके जाओगे वो तुम्हें पूरा पूरा याद नहीं रहने वाला, लेकिन लिमिटेड स्टडी मटेरियल होगा और उसको बार बार पढ़ोगे तो एक मैक्सिमम तुम याद रख सकते हो चीज़ें। लेकिन इधर उधर से पढ़ोगे, चाहे 100% भी पढ़ लो, कुछ भी याद नहीं रहेगा, तो जस्ट टाइम ऑफ वेस्ट है। इस चीज़ पे जरूर फोकस करना, लिमिटेड स्टडी मटेरियल रखना, बुक अवॉइड करना, ये तो मैंने पहले ही कह दिया। फिर नोट्स बनाना, बुक से नोट्स बनाना और ये सब चीज़ें, इनको थोड़ा सा अवॉइड करना। नोट्स को फॉलो करना, यदि तुम्हारे पास में नोट्स है तो उनको फॉलो करना, सेल्फ प्रिपरेशन यदि कर रहे हो, ठीक है, और असाइनमेंट्स वगैरह इनको ज़्यादा सॉल्व करने पे फोकस करना। पीवाई की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको उनकी उनकी प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना, कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे प्रैक्टिस पीवाई क्यू, जैम के, जेस्ट के, टीफर के और एमएससी एंट्रेंस के जो पीवाई क्यू है इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना। ऑब्वियसली जैम के तो करनी ही है, बाकी जस्ट टीफर और एमएससी एंट्रेंस के भी पीवाई क्यू है, इन पे प्रैक्टिस ज़्यादा करना। 85 से 90% सिलेबस कंप्लीट करने पे ही फोकस करना, बहुत ज़्यादा ऐसे भी नहीं 100% हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। शॉर्ट नोट्स मस्ट है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। साथ साथ में शॉर्ट नोट्स भी अपने बनाओ जैसे जैसे तुम पढ़ रहे हो। और रिवीजन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पार्ट है इसका। रिवीजन के बिना कुछ भी कोई भी पेपर हम क्वालिफाई नहीं कर सकते। और रिवीजन तभी एक अच्छी रिवीजन हो सकती है जब शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा कंसाइज हो। और शॉर्ट नोट्स कंसाइज तब भी हो सकते हैं जब हमने कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखा हो, हमने अच्छे से पढ़ा हो, हमने लेक्चर को अच्छे से देखा हो, तभी एक 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 अंडरस्टैंडिंग यदि तुम्हें है किसी टॉपिक की, तो शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे से बनाए जा सकते हैं और बहुत कंसाइज बनाए जा सकते हैं। शॉर्ट नोट्स में यदि देखो, यहाँ पे एक ट्रिक भी है। शॉर्ट नोट्स में यदि तुम्हारा जो
यदि शॉर्ट नोट्स तुम बहुत ज़्यादा कंसाइज नहीं बना पा रहे हो, इसका मतलब तुम्हें उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं है। यदि तुम शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा 1 पेज में या 2 पेज में तुम कंप्लीट एक चैप्टर खत्म कर पा रहे हो, तो तुमने बहुत अच्छे से रिवाइज किया, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी उस सब्जेक्ट की। यदि तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में भी उतने ही पेज फिल हो रहे हैं जितना तुम्हारा कंप्लीट तुमने थ्योरी लेक्चर से नोट्स लिखे हैं, या थोड़ा सा 50-50% का रेशो हो रहा है भाई, तुमने 30 पेज की तुम्हारी थ्योरी है और उसमें से 15 पेज के तुमने शॉर्ट नोट्स बना दिए, तो मतलब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। 30 पेज की थ्योरी है तो 3 पेज के ही शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, या 3 से भी कम होने चाहिए। ठीक है, तो वो जरूरी है, वो तभी होगा जब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग टॉपिक की बहुत अच्छी है। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन और प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं हो सकता फिजिक्स के एग्जाम में। रिवीजन और प्रैक्टिस, ये जब तक नहीं है तो कितना भी पढ़ लो, 2 साल 3 साल कितनी भी तैयारी कर लो, एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो सकता। इस चीज को तो दिमाग में बिठा लो, इस चीज को तो लिख लो, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, इसके बिना नहीं है पॉसिबल। ठीक है, इसके अलावा यदि कोर्स ज्वाइन, सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो जो तुम्हें सूटेबल लगे वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और मेरा भी IIT जैम फिजिक्स का कोर्स चल रहा है 2023 का, जो 5 जुलाई से स्टार्ट है। ठीक है, ये ज्वाइन कर सकते हो, अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें तुम्हें क्या मिलेगा, इसमें इसकी जो लिंक है, तुम्हें वेबसाइट के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोर्स फीचर में क्या है, इसमें तुम्हें कंप्लीट रिकॉर्डेड फॉर्मेट में सारे थ्योरी लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगे। हर एक असाइनमेंट, हर एक मतलब टॉपिक का तुम्हें असाइनमेंट मिलेगा। असाइनमेंट के तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। असाइनमेंट भी 2 टाइप के होंगे यहाँ पे, एक PYQ होंगे जिसमें क्वेश्चन, असाइनमेंट में देखो असाइनमेंट में क्या क्या होगा, असाइनमेंट में हमारे पास में PYQ प्लस एक PYQ वाला असाइनमेंट होगा। PYQ कौन से होंगे, जैम के, जस्ट के और टीफर के। और एक दूसरा असाइनमेंट होगा जिसमें स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन होंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो दो कैटेगरी होगी असाइनमेंट की, और दोनों कैटेगरी के तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। असाइनमेंट के हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, हर एक क्वेश्चन का, जो भी क्वेश्चन तुम्हें दिया जाएगा असाइनमेंट में। एक असाइनमेंट में हो सकते हैं 100 क्वेश्चन हो, 150 क्वेश्चन हो, 200 क्वेश्चन हो, किसी में 50 हो, किसी में 40 हो, वो टॉपिक पे डिपेंड करता है। उसके तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन, कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। थ्योरी क्लास के नोट्स मिलेंगे, जितना जितना थ्योरी लेक्चर में पढ़ाया जा रहा है वही तुम्हें अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, खुद के नोट्स बनाने, कोई बुक फॉलो नहीं करनी, जितना करवाया जा रहा है उतना करना। PYQ असाइनमेंट होगा, हर एक टॉपिक पे तुम्हें क्विज मिलेगी। ठीक है, हर एक टॉपिक की क्विज मिलेगी, जो भी तुम टॉपिक कवर करोगे। जैसे थर्मोडायनेमिक्स का तुमने फर्स्ट लॉ कर लिया तो फर्स्ट लॉ की अलग क्विज होगी, सेकंड लॉ की अलग क्विज होगी, कार्नोट इंजन की अलग क्विज होगी। और क्विज का भी तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, ताकि वो क्वेश्चन तो जो क्विज में तुमने सॉल्व किए हैं उनको भी तुम, यदि किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो रहा है तो उसका वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हो। बाकी टेस्ट सीरीज मिलेगी, टेस्ट सीरीज का भी वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। डाउट फैसिलिटी होगी, यहाँ पे एक व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा जिसपे तुम्हें डाउट पूछा जाएगा। और बाकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा, और पूरा एग्जाम पे ही फोकस करके इस कंटेंट को बनाया गया है। तो इसके अलावा तुम्हें कुछ भी और फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जितना करवाया जाएगा उतना ही फॉलो करना है यदि तुम कोर्स को ज्वाइन करते हो। ठीक है, IIT जैम 2023 के लिए। और जो कंप्लीट सिलेबस है वो तुम्हारा नवंबर लास्ट तक, 30 नवंबर से पहले पहले तुम्हारा कंप्लीट सिलेबस है वो अपलोड, ऐप के अंदर अपलोड हो जाएगा। बाकी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये नंबर है 9560182735। वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, मेल कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द IIT जैम प्रिपरेशन। इसके अलावा कुछ भी और डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, और कुछ और तुम्हें मतलब कोई और तुम्हें क्यूरीज हो, सर इसके बारे में कुछ बता दो, इसके बारे में कोई वीडियो बना दो, तो उसके रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो पर्टिकुलर तुम कमेंट कर सकते हो। इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो उसके बारे में ज़रूर कमेंट करना। यदि सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो भी गाइडेंस ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सर मैं सेल्फ प्रिपेयर कर रहा हूँ, मेरे को गाइडेंस लेनी है, तो वो भी कोई इशू नहीं है, पूरी गाइडेंस रहेगी तुम्हें। ठीक है, और किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, सर इसके लिए कौन सी बुक फॉलो करें, इस टॉपिक को कहाँ से पढ़ें, तो वो भी पूछ सकते हो, वो कोई इशू नहीं है, कंप्लीट सिलेबस है। आई होप सारे पॉइंट मैंने कवर कर लिए हैं। फिर भी आई थिंक मैंने फिर भी कोई पॉइंट रह जाता है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। ठीक है, कमेंट कर सकते हो और कमेंट किया करो। कमेंट में जो भी तुम्हारे डाउट हो उनका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।